इसमें कई भाग हैं और अनुसूचियां हैं। स्रोत बताते हैं कि मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी, अब 12 हैं। इनमें से कुछ खास अनुसूचियों का जिक्र है, उनका क्या महत्व है? हाँ, ये अनुसूचियां ना संविधान को ऑर्गेनाइज करती हैं। स्रोत कुछ जरूरी वाली बताते हैं, जैसे पहली अनुसूची, इसमें भारत के सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम हैं, उनकी सीमाएं हैं। मतलब भारत दिखता कैसा है वो यहीं से पता चलता है। सातवीं अनुसूची, ये बहुत अहम है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, 3 लिस्ट हैं: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। हाँ, इस पर तो बहस चलती रहती है अक्सर। जी बिल्कुल, ये हमारे संघीय ढांचे की जान है। फिर 8वीं अनुसूची, इसमें भारत की मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। शुरू में 14 थीं, अब बढ़कर 22 हो गई हैं। ये हमारी भाषाई विविधता दिखाती है। 9वीं अनुसूची, ये पहले संशोधन से जोड़ी गई थी 1951 में, खासकर भूमि सुधार कानूनों को कोर्ट की नज़र से बचाने के लिए। उस वक्त की ज़रूरत थी। 10वीं अनुसूची, ये दल बदल विरोधी कानून वाली है। 52वां संशोधन 1985, नेताओं के पार्टी बदलने पर रोक लगाने के लिए। अच्छा, आया राम गया राम रोकने के लिए। हाँ, कुछ वैसा ही। और फिर 11वीं और 12वीं अनुसूची, ये 73वें और 74वें संशोधन से आई 1992-93 में। ये पंचायतों और नगर पालिकाओं को शक्तियां देती हैं, मतलब लोकल गवर्नेंस को मजबूत करती हैं। इन अनुसूचियों के बाद संविधान का भाग 1 आता है, अनुच्छेद 1 से 4 तक। ये संघ और उसका राज्य क्षेत्र बताता है, मतलब भारत की भौगोलिक पहचान। अनुच्छेद 1 कहता है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। 2 बातें खास हैं: देश के 2 नाम, इंडिया और भारत, और ये कि भारत राज्यों का संघ है। कोई समझौता नहीं है कि राज्य चाहें तो अलग हो जाएं। हाँ, ये बात साफ कर दी गई। जी। और अनुच्छेद 2 और 3 संसद को पावर देते हैं कि वो नए राज्य बना सकती है, किसी राज्य की सीमा बदल सकती है, नाम बदल सकती है। ये दिखाता है कि भारत एक अविनाशी संघ के विनाशी राज्य हैं। मतलब संघ नहीं टूट सकता, पर राज्यों की सीमाएं बदल सकती हैं। अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 वाले बदलाव संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे, उन्हें साधारण बहुमत से किया जा सकता है। ठीक है, देश की सीमाएं तय हो गई, अब बात आती है यहाँ रहने वालों की, यानी नागरिकों की। भाग 2 है नागरिकता पर, अनुच्छेद 5 से 11। इस पर स्रोत क्या खास जानकारी देते हैं? देखिए, संविधान के अनुच्छेद 5 से 8 तो ये बताते हैं कि जब संविधान लागू हुआ, यानी 26 जनवरी 1950 को, तब कौन-कौन भारत का नागरिक बना, जैसे जन्म से, या माता पिता भारतीय हों, या 5 साल से यहाँ रह रहा हो। अनुच्छेद 9 सीधी बात कहता है, अगर आपने अपनी मर्जी से किसी और देश की नागरिकता ले ली तो भारत की नागरिकता खत्म। और सबसे अहम है अनुच्छेद 11, जो संसद को नागरिकता पर कानून बनाने का पूरा अधिकार देता है। अच्छा, मतलब आगे के नियम संसद बनाएगी? जी, और इसी पावर का इस्तेमाल करके संसद ने बनाया नागरिकता अधिनियम 1955। स्रोत बताते हैं कि इसके तहत नागरिकता कैसे मिल सकती है: जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, जैसे 7 साल भारत में रहने पर, देशीयकरण से, जैसे 10 साल रहने और किसी भाषा या कला विज्ञान में योगदान पर, या फिर कोई नया इलाका भारत में शामिल हो जाए तो वहां के लोग नागरिक बन जाते हैं। भारतीय नागरिक ही हैं जो काम या किसी और वजह से 6 महीने से ज्यादा विदेश में रह रहे हों। ओसीआई यानी ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ये एक तरह का कार्ड है, नागरिकता नहीं। ये भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को कुछ सुविधाएं देता है, जैसे बिना वीजा भारत आ सकते हैं। ये 2005 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के सिफारिश पर शुरू हुआ था। स्रोत नागरिकता खत्म होने के कारण भी बताते हैं, जैसे देश विरोधी काम करना या अपनी मर्जी से नागरिकता छोड़ देना। और हाल में सीएए और एनआरसी भी काफी चर्चा में रहे। स्रोतों में इनके बारे में क्या तथ्य दिए गए हैं? हाँ, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के बारे में स्रोत बताते हैं कि ये 1955 वाले कानून में बदलाव करता है। इसके तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए कुछ खास धार्मिक अल्पसंख्यकों, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई के लिए नागरिकता पाने की शर्तों में ढील दी गई है। उनके लिए भारत में रहने की अवधि 11 साल से घटाकर 5 साल कर दी गई है। यहां हम साफ कर दें कि हम सिर्फ स्रोत में दी गई जानकारी बता रहे हैं, इसका समर्थन या विरोध नहीं कर रहे। ठीक है, ये तथ्यात्मक जानकारी है। जी। और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी का जिक्र स्रोत खासकर असम के संदर्भ में करते हैं। इसे असम के असली नागरिकों की एक लिस्ट बताया गया है। इसका घोषित मकसद अवैध प्रवासियों की पहचान करना था, जिसके लिए कट ऑफ तारीख 24 मार्च 1971 रखी गई थी। स्रोत ये भी बताते हैं
कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पर 2013 में इसे अपडेट करने का काम शुरू हुआ था। फिर से ये जानकारी स्रोतों पर आधारित है। चलते चलते स्रोत वीजा और पासपोर्ट का अंतर भी साफ करते हैं। वीजा दूसरे देश में जाने की इजाजत है, पासपोर्ट अपने देश से बाहर जाने की। नागरिकता मिल गई। अब सबसे जरूरी बात, अधिकार। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार। स्रोत बताते हैं कि ये अमेरिका के बिल ऑफ राइट से प्रेरित हैं। ये तो लोकतंत्र की जान है। बिल्कुल, एकदम सही कहा। ये अधिकार नागरिकों को राज्य की मनमानी के खिलाफ एक कवच देते हैं। अनुच्छेद 12 बताता है कि राज्य क्या है। इसमें सरकार, संसद, विधानसभाएं, सरकारी संस्थाएं सब आ जाते हैं। और अनुच्छेद 13 कहता है कि मौलिक अधिकारों के खिलाफ अगर कोई कानून बना तो वो बेकार माना जाएगा, शून्य होगा। शुरू में 7 अधिकार थे, पर संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 अब मौलिक अधिकार नहीं है। हाँ, वो 44वें संशोधन से हटा दिया गया था। जी, 1978 में उसे अब अनुच्छेद 300 क में कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो अब मोटे तौर पर 6 मुख्य अधिकार हैं। पहला, समानता का अधिकार 14 से 18। कानून के सामने सब बराबर, अनुच्छेद 14। धर्म, जाति, लिंग वगैरह के आधार पर भेदभाव नहीं, अनुच्छेद 15। सरकारी नौकरियों में सबको समान मौका, अनुच्छेद 16। छुआछूत खत्म, अनुच्छेद 17। और उपाधियों का अंत, सेना या शिक्षा के सम्मान छोड़कर, अनुच्छेद 18। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। इसमें कई तरह की आज़ादियां हैं, बोलने की, शांति से इकट्ठा होने की, संघ बनाने की, देश में कहीं भी घूमने फिरने बसने की, कोई भी काम करने की। ये सब अनुच्छेद 19 में। फिर अपराधों के लिए सजा में संरक्षण, एक जुर्म की एक सजा, अपने खिलाफ गवाही देने को मजबूर नहीं किया जा सकता, अनुच्छेद 20। और सबसे जरूरी, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21। इसका दायरा बहुत बड़ा कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। हाँ, इसमें तो अब बहुत कुछ शामिल माना जाता है। जी, इसमें सिर्फ जीना नहीं, बल्कि इज्जत से जीना, निजता का अधिकार, स्वास्थ्य, आश्रय, सोने का अधिकार, यहाँ तक कि अपनी पसंद से शादी करने का अधिकार भी शामिल है। इसी में शिक्षा का अधिकार 21A भी जुड़ा है। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा, 86वां संशोधन 2002। और गिरफ्तारी से सुरक्षा, कारण जानने का हक, 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेशी, वकील चुनने का हक, अनुच्छेद 22। और हाँ, स्रोत बताते हैं कि अनुच्छेद 20 और 21 इमरजेंसी में भी सस्पेंड नहीं हो सकते। ये बहुत अहम बात है। बिल्कुल। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 से 24। इंसानों की खरीद फरोख्त और बंधुआ मजदूरी पर रोक, अनु 23। और बच्चों से खतरनाक कामों में मजदूरी कराने पर रोक, अनु 24। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से 28। अपना धर्म मानने, उसका पालन करने, प्रचार करने की आज़ादी, अनु 25। अपने धार्मिक मामलों को मैनेज करने की स्वतंत्रता, अनु 26। धर्म के नाम पर टैक्स देने से छूट, अनु 27। और कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या पूजा में शामिल होने से आज़ादी, अनु 28। पांचवां, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, 29 से 30। खासकर अल्पसंख्यकों के लिए अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति बचाने का अधिकार, अनु 29। और अपने शिक्षण संस्थान खोलने और चलाने का अधिकार, अनु 30। और छठा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, 32। इसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और कोर्ट रिट जारी कर सकता है। जी, सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिट जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, गलत हिरासत से छुड़ाना, परमादेश, सरकारी अधिकारी को काम करने का आदेश, प्रतिषेध, निचली अदालत को कार्यवाही रोकने का आदेश, उत्प्रेषण, केस निचली अदालत से ऊपर मंगाना, और अधिकार पृच्छा, पूछना कि आप किस अधिकार से इस पद पर हैं। यहाँ ये ध्यान देना जरूरी है, जैसा स्रोत बताते हैं कि कुछ अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को हैं, जैसे 15, 16, 19, 29, 30, जबकि बाकी जैसे 14, 20, 21, 21A, 22 से 28 भारत में रहने वाले सभी लोगों को मिलते हैं, चाहे वो नागरिक हों या विदेशी। हाँ, कुछ खास हालात में जैसे सेना या मार्शल लॉ, संसद इन पर कुछ पाबंदियां लगा सकती है, अनु 33-35। तो ये मौलिक अधिकार तो हुए नागरिक की ढाल, लेकिन संविधान में राज्य के लिए भी कुछ निर्देश है। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, DPSP। स्रोत कह रहे हैं ये आयरलैंड से लिए गए हैं। ये क्या है और अधिकारों से अलग कैसे हैं? DSPs जो हैं वो दरअसल सरकार के लिए एक तरह की सलाह है, निर्देश हैं कि नीतियां बनाते समय किन आदर्शों का ध्यान रखना है।
मौलिक अधिकारों के उलट आप इन्हें कोर्ट में लागू नहीं करवा सकते, अनुच्छेद 37। लेकिन ये देश चलाने के लिए मूलभूत माने जाते हैं। इनका मकसद है भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाना, सामाजिक और आर्थिक न्याय लाना। इन्हें हम मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। समाजवादी सिद्धांत, जैसे आय की असमानता कम करना, समान काम के लिए समान वेतन, संसाधनों का सही बंटवारा, अनुच्छेद 39, काम और शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 41, काम करने की अच्छी जगहें, मैटरनिटी लीव, अनुच्छेद 42, गुजारे लायक मजदूरी, अनुच्छेद 43, उद्योगों में मजदूरों की भागीदारी, अनुच्छेद 43A, पोषण और स्वास्थ्य सुधार, अनुच्छेद 47। गांधीवादी सिद्धांत, जैसे ग्राम पंचायतें बनाना, अनुच्छेद 40, छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग, अनुच्छेद 43, सहकारी समितियां, अनुच्छेद 43B, SC/ST और कमजोर वर्गों का भला करना, अनुच्छेद 46, नशे पर रोक, अनुच्छेद 47, गौ संरक्षण, अनुच्छेद 48। उदार बौद्धिक सिद्धांत, जैसे सबके लिए एक जैसा सिविल कानून, यूनिफॉर्म सिविल कोड, अनुच्छेद 44। 44, 6 साल से कम उम्र के बच्चों की देखभाल और शिक्षा, अनुच्छेद 45, खेती और पशुपालन को वैज्ञानिक बनाना, अनुच्छेद 48, पर्यावरण की रक्षा, अनुच्छेद 48A, ऐतिहासिक इमारतों की रक्षा, अनुच्छेद 49, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखना, अनुच्छेद 50, और अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, अनुच्छेद 51। तो डीएसपी एक तरह से राज्य के लिए नैतिक कंपास जैसे है। अधिकारों के बाद क्या नागरिकों के कुछ कर्तव्य भी हैं? स्रोत भाग 4 का अनुच्छेद 51 का में मौलिक कर्तव्यों का जिक्र करते हैं। हाँ, अधिकार हैं तो कर्तव्य भी हैं, बिल्कुल। ये मूल संविधान में नहीं थे। इन्हें 1976 में 42वें संशोधन से जोड़ा गया, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। प्रेरणा ली गई थी तत्कालीन सोवियत संघ से। कुल 11 कर्तव्य हैं, जैसे संविधान का पालन करना, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को मानना, देश की एकता अखंडता की रक्षा करना, देश की रक्षा करना और जरूरत पड़ने पर सेवा करना, भाईचारा बढ़ाना, हमारी मिली-जुली संस्कृति का सम्मान करना, पर्यावरण की रक्षा करना, वैज्ञानिक सोच विकसित करना, सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना, हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश करना और 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा के अवसर देना। ये 11वां कर्तव्य बाद में जोड़ा गया 2002 में 86वें संशोधन से। ठीक है, अधिकार और कर्तव्य समझने के बाद अब आते हैं सरकार चलाने वाली व्यवस्था पर। भाग 5 अनुच्छेद 52 से 78 संघ की कार्यपालिका। स्रोत बताते हैं कि इसमें कौन-कौन शामिल हैं। संघ की कार्यपालिका में मुख्य रूप से आते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद, और महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल। भारत में संसदीय प्रणाली है तो राष्ट्रपति देश के प्रमुख हैं, हेड ऑफ स्टेट, नाम मात्र के मुखिया हैं, लेकिन असली कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट के पास होती है, जो सरकार के मुखिया, हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 53 की संघ की सारी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होगी। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? स्रोत इस प्रक्रिया को कैसे समझाते हैं? ये थोड़ा जटिल लगता है। और उनकी योग्यताएं क्या हैं? हाँ, चुनाव थोड़ा अलग है। अनुच्छेद 54 बताता है कि चुनाव एक निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज करता है। इसमें संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के चुने हुए सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य वोट डालते हैं, मनोनीत सदस्य नहीं। अनुच्छेद 55 चुनावों का तरीका बताता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति। अच्छा, ये एकल संक्रमणीय मत वाला सिस्टम थोड़ा समझाएंगे? हाँ, देखिए, सरल शब्दों में इसमें हर वोटर अपनी पसंद के हिसाब से उम्मीदवारों को रैंक देता है, 1, 2, 3। फिर वोटों की गिनती होती है। जीतने के लिए एक निश्चित कोटा चाहिए होता है। अगर पहली गिनती में किसी को कोटा नहीं मिला तो सबसे कम वोट वाले उम्मीदवार को बाहर करके उसके वोटों को वोटरों की दूसरी पसंद के हिसाब से बाकी उम्मीदवारों में बांट दिया जाता है। ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक किसी एक उम्मीदवार को जीतने लायक वोट ना मिल जाए। ये एक अप्रत्यक्ष और गुप्त मतदान होता है। ओके, समझ गए। और योग्यताएं? योग्यताएं अनुच्छेद 58 सीधी हैं। भारत का नागरिक हो, 35 साल की उम्र पूरी कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य चुने जाने लायक हो। कार्यकाल 5 साल अनुच्छेद 56 का होता है और वो दोबारा भी चुने जा सकते हैं, अनुच्छेद 57।
शपथ अनुच्छेद 60 भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। और हाँ, राष्ट्रपति की एक खास विधायी शक्ति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करना भी है, जब संसद सत्र में न हो। तो आज हमने भारतीय संविधान की नींव के कई अहम पत्थर देखे, प्रस्तावना का दर्शन, दुनिया भर से ली गई प्रेरणा, राज्य और नागरिकता की रूपरेखा, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य, सरकार के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत और देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के चुनाव और शक्तियों तक काफी कुछ कवर किया। वाकई ये संविधान एक बहुत बड़ा और एक तरह से कहे तो जीवंत दस्तावेज है। ये स्रोत हमें इसकी जटिलता और खूबसूरती की एक अच्छी झलक देते हैं। ये सिर्फ नियमों की किताब नहीं है, बल्कि ये भारत की आत्मा और उसकी जो आकांक्षाएं हैं उनका आईना है, जो वक्त के साथ विकसित हो रहा है। आज की इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मन में घूम रहा है, कैसे एक दस्तावेज जो करीब 7 दशक पहले लिखा गया आज भी इतने विविध और लगातार बदलते भारत के लिए इतना प्रासंगिक, इतना रेलेवेंट बना हुआ है। इस पर सोचना वाकई दिलचस्प है। बिल्कुल सही सवाल उठाया आपने। शायद इसका जवाब संविधान की अपनी फ्लेक्सिबिलिटी में, उसकी व्याख्याओं में, संशोधनों में और सबसे बढ़कर इसे अपनाने वाले लोगों के जज्बे में छिपा है। ये सोचना भी अहम है कि हम नागरिक अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बीच वो संतुलन कैसे बनाए रखें जिससे संविधान के जो मूल लक्ष्य हैं, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, वो सच में हासिल हो सकें। अगली बार तक इस पर सोचते रहिए। और आज हम गोता लगा रहे हैं भारतीय राजव्यवस्था की दुनिया में। जी, हमारे पास प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किए गए कुछ नोट्स हैं और हमारा मिशन है इनमें से सबसे महत्वपूर्ण और दिलचस्प जानकारियों को निकालकर समझना। राष्ट्रपति से लेकर संसद, न्यायपालिका और वो समितियां जो पर्दे के पीछे काम करती हैं उन तक। बिल्कुल, ये नोट्स मतलब जानकारी तो बहुत है इनमें, लेकिन हमारा लक्ष्य इन्हें रटना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि भारत की शासन व्यवस्था असल में चलती कैसे है, कौन सी शक्तियां किसके पास हैं और ये सब आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं। हाँ, और कुछ ऐसी बातें भी हैं जो शायद चौंका दें। जैसे, क्या आपको पता है कि भारत के राष्ट्रपति ने एक कानून को हमेशा के लिए अपनी जेब में रख लिया था? हाँ, पॉकेट वीटो। या वो कौन से मुख्य न्यायाधीश थे जो राष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंच गए? एम हिदायतुल्ला। चलिए इन्हीं सब दिलचस्प पहलुओं और व्यवस्था की बुनियादी बातों को खंगालते हैं। शुरुआत करते हैं देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति यानी राष्ट्राध्यक्ष पद तो बहुत सम्मान का है, लेकिन हाँ, वो पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है। एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिमंडल की सलाह पर ही काम करना होता है। अच्छा, मतलब हमेशा? खासकर 1978 के 44वें संशोधन के बाद तो ये और पक्का हो गया। अगर मंत्रिमंडल कोई सलाह दोबारा भेजती है तो उसे मानना राष्ट्रपति के लिए, आप कह सकती हैं, बाध्यकारी है। अच्छा, तो मतलब असली कार्यकारी शक्ति मंत्रिमंडल के पास है, राष्ट्रपति एक तरह से संवैधानिक प्रमुख हुए। हाँ, कह सकते हैं, लेकिन उनकी नियुक्ति और हटाने की प्रक्रिया क्या है? नियुक्ति तो प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की राष्ट्रपति ही करते हैं। जी। प्रधानमंत्री आमतौर पर लोकसभा में बहुमत वाले दल के नेता होते हैं और बाकी मंत्री प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त होते हैं। और हटाने की प्रक्रिया वो थोड़ी जटिल है। हाँ, उसे महाभियोग कहते हैं ना? जी, महाभियोग। इसका आधार सिर्फ एक है, संविधान का उल्लंघन। और इसे शुरू करने के लिए भी संसद के किसी भी सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर चाहिए। और 14 दिन की पूर्व सूचना भी देनी होती है। बिल्कुल। और अगर दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर दें तो राष्ट्रपति को पद छोड़ना पड़ता है। ये प्रक्रिया दिखाती है कि कोई भी पद संविधान से ऊपर नहीं है। सही बात है। अच्छा, राष्ट्रपति के काम क्या है फिर? क्या सिर्फ मंत्रियों की सलाह मानना? नहीं, उनके पास कई महत्वपूर्ण शक्तियां भी हैं। विधायी शक्तियों में देखें तो संसद का सत्र बुलाना, सत्रावसान करना। सत्रावसान मतलब? सत्र खत्म करना। हाँ, सत्र की समाप्ति। और प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग करना भी शामिल है। वो सदनों को संदेश भेज सकते हैं और हर चुनाव के बाद और साल के पहले सत्र में एक अभिभाषण भी देते हैं। हाँ, वो सुना है। और वो संयुक्त अधिवेशन वाली बात, जब लोकसभा और राज्यसभा में किसी बिल पर सहमति न बने? हाँ, वो एक खास शक्ति है। अनुच्छेद 108 के तहत साधारण विधेयकों पर अगर गतिरोध हो तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर ही करते हैं। ऐसा अब तक केवल 3 बार हुआ है। 3 बार? कब? एक तो 1961 में दहेज वाले कानून पर,
फिर 1978 में बैंकिंग सेवा आयोग पर और 2002 में पोटा यानी आतंकवाद निरोधक कानून पर। अच्छा, और वो वीटो वाली शक्तियां, खासकर वो पॉकेट वीटो जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। बिल्कुल, राष्ट्रपति के पास विधेयकों को लेकर मोटे तौर पर 3 विकल्प होते हैं। एक है निलंबन वीटो, जिससे वो धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। ओके, लौटा सकते हैं। दूसरा पूर्ण वीटो, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर प्राइवेट मेंबर बिल यानी गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों को रोकने के लिए होता है। और तीसरा एबी वीटो, इसमें राष्ट्रपति न तो हाँ कहते हैं ना और ना ही लौटाते हैं, बस बिल को अनिश्चित काल के लिए अपने पास रख लेते हैं। अच्छा, और ज्ञानी ज़ैल सिंह ने इसका इस्तेमाल किया था। हाँ, राष्ट्रपति ज्ञानी ज़ैल सिंह ने डाकघर संशोधन विधेयक पर इसका इस्तेमाल करके इसे काफी मशहूर कर दिया था। ये तो सचमुच एक अनोखी शक्ति है। ये दिखाता है कि राष्ट्रपति सिर्फ एक रबर स्टैंप नहीं है। बिल्कुल। उनकी न्यायिक शक्तियों के बारे में क्या, वो क्षमादान वाली शक्ति? हाँ, अनुच्छेद 72, उनके पास क्षमादान की काफी व्यापक शक्ति है। वो सजा को पूरी तरह माफ कर सकते हैं, जिसे क्षमा कहते हैं। सजा पर अस्थायी रोक लगा सकते हैं, ये प्रतिविलंबन कहलाता है, खासकर मृत्युदंड के मामलों में। और कम भी कर सकते हैं। हाँ, कई तरह से। विशेष परिस्थितियों में, जैसे कोई महिला गर्भवती है तो सजा कम कर सकते हैं, इसे विराम कहते हैं। सजा का प्रकार बदले बिना अवधि कम कर सकते हैं, ये परिहार है। या फिर सजा का प्रकार ही बदल दे, जैसे फांसी को उम्र कैद में, इसे लघुकरण कहते हैं। काफी सारे विकल्प हैं। जी। और आपातकाल लगाने की शक्ति, वो तो बहुत बड़ी शक्ति लगती है। हाँ, ये उनकी सबसे महत्वपूर्ण शक्तियों में से है। 3 तरह के आपातकाल हैं। पहला, राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352। ये युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगता है। अच्छा, पहले आंतरिक अशांति शब्द था ना? हाँ, उसे 1978 में 44th संशोधन से बदल दिया गया, क्योंकि 1975 वाले आपातकाल में उसका, कह सकते हैं, दुरुपयोग हुआ था। और इसकी घोषणा कैबिनेट की लिखित सलाह पर होती है और 1 महीने के अंदर संसद से मंजूरी जरूरी है। इसके लगने पर मौलिक अधिकार भी निलंबित हो सकते हैं, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। और ये लगा है भारत में? हाँ, 3 बार लगा है। 1962 में चीन युद्ध के समय, 1971 में पाकिस्तान युद्ध के समय और 1975 में आंतरिक आधार पर। ओके, दूसरा आपातकाल, राज्यों में लगने वाला राष्ट्रपति शासन। हाँ, राज्य आपातकाल, या जिसे आमतौर पर राष्ट्रपति शासन कहते हैं, अनुच्छेद 356। ये तब लगता है जब राज्यपाल को लगे कि राज्य सरकार संविधान के हिसाब से नहीं चल पा रही है। इसकी मंजूरी संसद से 2 महीने में चाहिए होती है और ये अधिकतम 3 साल तक चल सकता है, कुछ शर्तों के साथ। इसमें राज्य की विधानसभा भंग भी हो सकती है या निलंबित भी। पहली बार ये पंजाब में लगा था 1954 में। और तीसरा, वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360, वित्तीय आपातकाल। ये तब लगाया जा सकता है जब देश की वित्तीय स्थिरता या साख खतरे में हो। इसकी मंजूरी भी 2 महीने में संसद से चाहिए। राहत की बात यह है कि भारत में इसकी नौबत कभी नहीं आई है। शुक्र है। अच्छा, राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की भी शक्ति है ना, जब संसद ना चल रही हो। अनुच्छेद 123, जब संसद सत्र में न हो और किसी कानून की तुरंत जरूरत पड़ जाए तो कैबिनेट की सलाह पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इसकी ताकत संसद के कानून जितनी ही होती है। लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं होता। नहीं, संसद के दोबारा बैठने के 6 हफ्ते के अंदर इसे पास कराना जरूरी होता है, वरना ये अपने आप खत्म हो जाता है। राष्ट्रपति चाहे तो इसे पहले भी वापस ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर राष्ट्रपति की भूमिका काफी विस्तृत है, भले ही वो ज्यादातर मंत्रिमंडल की सलाह से बंधे हों। जी। कुछ ऐसे राष्ट्रपति जिनका कार्यकाल खास रहा हो, जिनका जिक्र करना चाहें? जरूर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो तो पहले राष्ट्रपति थे और एकमात्र जो लगातार 2 बार चुने गए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके समय पहला राष्ट्रीय आपातकाल 1962 लगा। और वो मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रपति बने। एम हिदायतुल्ला, वो एकमात्र सीजीआई थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। फिर नीलम संजीव रेड्डी थे जो निर्विरोध चुने गए और एकमात्र लोकसभा अध्यक्ष थे जो राष्ट्रपति बने। ज्ञानी ज़ैल सिंह का पॉकेट वीटो हमने डिस्कस किया। हाँ, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को पीपल्स प्रेसिडेंट कहा जाता था। प्रतिभा पाटिल पहली महिला राष्ट्रपति बनी और वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी वो दूसरी महिला और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। बहुत बढ़िया।
राष्ट्रपति के बाद आते हैं उपराष्ट्रपति। इनका क्या रोल है? उपराष्ट्रपति का मुख्य काम है राज्यसभा के पदेन सभापति होना। मतलब वो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। अच्छा। और उन्हें वेतन भी इसी पद के लिए मिलता है, उपराष्ट्रपति पद के लिए नहीं। अच्छा, ये दिलचस्प है। हाँ। और दूसरा काम? दूसरा महत्वपूर्ण काम तब आता है जब राष्ट्रपति का पद किसी वजह से खाली हो जाए, मृत्यु, इस्तीफा या महाभियोग। तब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं, लेकिन अधिकतम 6 महीने के लिए। और इनका चुनाव कैसे होता है? राष्ट्रपति से अलग है? हाँ, अलग है। इनके चुनाव में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, निर्वाचित और मनोनीत, दोनों हिस्सा लेते हैं। राज्यों के विधायक इसमें वोट नहीं डालते। ओके। कार्यकाल 5 साल का होता है? जी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति थे और लगातार 2 बार रहे। वर्तमान में जगदीप धनखड़ जी इस पद पर हैं। चलिए अब उस जगह चलते हैं जहां देश के कानून बनते हैं, संसद। इसके 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इनमें क्या मुख्य फर्क है? बड़ा फर्क है। लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल या जनता का सदन कहते हैं, क्योंकि इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं। और ये अस्थायी सदन है? हाँ, इसका कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन इसे प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति पहले भी भंग कर सकते हैं। इसमें वर्तमान में 543 सदस्य हैं। सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश से हैं, 80। और राज्यसभा? राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स या राज्यों की परिषद कहते हैं। ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। इसके सदस्य सीधे जनता नहीं चुनती, बल्कि राज्यों के चुने हुए विधायक यानी एमएलए चुनते हैं। और ये स्थायी सदन है? हाँ, ये एक स्थायी सदन है। ये कभी भंग नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है और हर 2 साल में इसके 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। इसमें वर्तमान में 245 सदस्य हैं। 233 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने हुए और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। ये मनोनयन किन क्षेत्रों से होता है? कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, इन क्षेत्रों के विशेषज्ञ। इसमें भी सबसे ज्यादा सीटें यूपी की हैं, 31। तो एक तरह से लोकसभा सीधे जनता की आवाज है और राज्यसभा राज्यों के हितों का ध्यान रखती है और शायद लोकसभा के जल्दबाजी में लिए गए फैसलों पर एक ब्रेक का काम भी करती है। हाँ, इसे उच्च सदन या सेकंड चैम्बर इसीलिए कहते हैं। ये थोड़ा स्थायित्व और अनुभव लाती है। क्या राज्यसभा के पास कुछ खास शक्तियां हैं जो लोकसभा के पास नहीं? हाँ, कुछ महत्वपूर्ण विशेष शक्तियां हैं। जैसे अनुच्छेद 312 के तहत कोई नई अखिल भारतीय सेवा बनानी हो, जैसे IAS, IPS है, तो उसका प्रस्ताव सिर्फ राज्यसभा ही शुरू कर सकती है। अच्छा। और राष्ट्रीय हित में राज्य सूची, स्टेट लिस्ट के किसी विषय पर कानून बनाना जरूरी है, तो वो ऐसा प्रस्ताव पारित कर सकती है, जिसके बाद संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। और उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव? हाँ, वो भी केवल राज्यसभा में ही शुरू हो सकता है। हालांकि संविधान संशोधन जैसे मामलों में लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां बराबर हैं, दोनों से अलग-अलग पास होना जरूरी है। संसद का काम तो बहुत बड़ा है, कानून बनाना, सरकार पर नजर रखना, बजट पास करना। ये सब होता कैसे कि सारे काम सदन में बहस से ही होते हैं? नहीं, संसद का बहुत सारा और शायद सबसे महत्वपूर्ण काम संसदीय समितियों के जरिए होता है। संसदीय समितियां? हाँ, पार्लियामेंट्री कमिटीज। ये छोटी होती हैं, इनमें अलग-अलग पार्टियों के सांसद होते हैं। ये किसी विषय या विधेयक का बहुत गहराई से अध्ययन करती हैं, एक्सपर्ट से बात करती हैं और फिर अपनी रिपोर्ट सदन को देती हैं। ये कब से हैं और कौन सी प्रमुख हैं? इनकी शुरुआत तो ब्रिटिश काल में ही हो गई थी, करीब 1921 के आसपास। ये 2 तरह की होती हैं स्थायी समितियां, जो लगातार काम करती हैं, और तदर्थ या एड हॉक समितियां, जो किसी खास काम के लिए बनाई जाती हैं और काम खत्म होने पर भंग हो जाती हैं। स्थायी समितियों में कौन सी अहम है? सबसे महत्वपूर्ण स्थायी समितियों में है लोक लेखा समिति यानी PAC, प्राक्कलन समिति यानी एस्टिमेट्स कमेटी, और सार्वजनिक उपक्रम समिति यानी कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। लोक लेखा समिति PAC के बारे में सुना है कि इसका अध्यक्ष विपक्ष से होता है। हाँ, 1967 से ये एक परंपरा बन गई है। PAC में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। इसका मुख्य काम सरकार के खर्चों की जांच करना होता है, खासकर जो CAG यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट आती है, उसके आधार पर। अच्छा, तो ये CAG की रिपोर्ट को देखती है? जी, इसे प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी कहते हैं, क्योंकि दोनों मिलकर सरकारी खर्चों पर कड़ी नजर रखती हैं। और प्राक्कलन समिति
एस्टिमेट्स कमेटी? इसमें 30 सदस्य होते हैं और ये सभी लोकसभा से होते हैं। इसका काम बजट के अनुमानों की जांच करना है और ये सुझाव देना है कि खर्च में कैसे किफायत बढ़ती जा सकती है। इसे स्थायी मितव्ययता समिति भी कहते हैं। इन समितियों की खास बात क्या है? एक बड़ी खास बात यह है कि इनमें कोई मंत्री सदस्य नहीं हो सकता ताकि जांच निष्पक्ष रह सके। ये तो बहुत जरूरी है। और कभी-कभी विशेष मामलों की जांच के लिए जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय समिति भी बनती है। बिल्कुल। जब कोई बड़ा मामला या कोई घोटाला सामने आता है, जैसे बोफोर्स का मामला था या शेयर बाजार घोटाला, तो उसकी गहराई से जांच के लिए जेपीसी बनाई जा सकती है। ये एक तदर्थ समिति होती है। इसमें दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। आमतौर पर लोकसभा के सदस्यों की संख्या राज्यसभा से दुगनी होती है। तो ये समितियां एक तरह से संसद की आंख और कान की तरह हैं, जो सरकार के कामकाज पर बारीक नजर रखती हैं। हाँ, ये कहना गलत नहीं होगा। ये विधायिका के नियंत्रण को प्रभावी बनाती हैं। चलिए, अब आते हैं सरकार की असली धुरी पर, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री, जैसा हमने पहले भी बात की, आमतौर पर लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं। राष्ट्रपति उन्हें नियुक्त करते हैं। फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति बाकी मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। ये मंत्री 3 तरह के हो सकते हैं। हाँ, कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री, जो सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों के प्रमुख होते हैं। फिर राज्य मंत्री, जो या तो कैबिनेट मंत्री के अधीन काम करते हैं या कभी-कभी उन्हें किसी मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार भी मिल जाता है। और फिर होते हैं उप मंत्री, जो कैबिनेट या राज्य मंत्रियों की सहायता करते हैं। और ये सब मिलकर बनाते हैं मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इनकी जिम्मेदारी किसके प्रति होती है? यहाँ दोहरी जिम्मेदारी है। अनुच्छेद 75 में इसका जिक्र है। व्यक्तिगत रूप से हर मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है। प्रसाद पर्यंत मतलब राष्ट्रपति जब तक चाहें। व्यवहार में इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति किसी मंत्री को हटा सकते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है सामूहिक उत्तरदायित्व। पूरी मंत्रिपरिषद एक टीम के रूप में सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि अगर लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए या किसी अहम मुद्दे पर सरकार हार जाए, तो सिर्फ उस मंत्री को नहीं बल्कि पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। अच्छा, वो कहावत है ना, सब साथ तैरते हैं या साथ डूबते हैं। बिल्कुल वही बात है। क्या मंत्रिपरिषद का आकार कितना भी बड़ा हो सकता है? पहले तो काफी बड़े मंत्रिमंडल होते थे। हाँ, होते थे, लेकिन 2003 में 91वां संविधान संशोधन किया गया। उससे ये तय कर दिया गया कि प्रधानमंत्री समेत मंत्रिपरिषद की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। 15%? ये एक लिमिट लगा दी। जी, ताकि जंबो कैबिनेट ना बने और बेवजह का खर्चा ना हो। मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में क्या फर्क है? ये शब्द अक्सर सुनने में आते हैं, कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। हाँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। मंत्रिपरिषद एक बड़ी बॉडी है जिसमें सभी प्रकार के मंत्री, कैबिनेट, राज्य, उपमंत्री सब शामिल होते हैं। मंत्रिमंडल या कैबिनेट एक छोटा, ज्यादा शक्तिशाली समूह होता है। इसमें केवल शीर्ष के कैबिनेट मंत्री होते हैं, जो प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। यही कैबिनेट सरकार के सभी महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले लेती है। और कैबिनेट शब्द संविधान में शुरू से था? नहीं, दिलचस्प बात यह है कि कैबिनेट शब्द मूल संविधान में था ही नहीं। इसे 44वें संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में जोड़ा गया, वो भी सिर्फ आपातकाल की घोषणा के संदर्भ में, कि राष्ट्रपति कैबिनेट की लिखित सलाह पर ही आपातकाल घोषित करेंगे। अच्छा, ये तो खास जानकारी है। भारत के प्रधानमंत्रियों में कुछ ऐसे नाम जिनका जिक्र जरूरी हो? जरूर। जवाहरलाल नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री थे और सबसे लंबे समय तक रहे, करीब 17 साल। इंदिरा गांधी जी पहली महिला प्रधानमंत्री बनी और वो उस समय राज्यसभा के सदस्य थीं जब पहली बार पीएम बनी। मोरारजी देसाई सबसे ज्यादा उम्र में पीएम बने और पहले थे जिन्होंने पद से इस्तीफा दिया। उन्हें भारत रत्न और पाकिस्तान का निशाने पाकिस्तान दोनों मिला था। चौधरी चरण सिंह जी के बारे में कहते हैं कि वो कभी लोकसभा का सामना नहीं कर सके। हाँ, वो ऐसे प्रधानमंत्री थे जो पद पर रहते हुए कभी लोकसभा की बैठक में शामिल नहीं हुए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 3 बार शपथ ली। एक बार तो सिर्फ 13 दिन के लिए सरकार चली थी। और डॉक्टर मनमोहन सिंह लगातार 2 बार पीएम रहे
और वो एकमात्र आरबीआई गवर्नर थे जो पीएम बने। कुछ प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में मृत्यु भी हुई। हाँ, नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री जी ताशकंद में, और इंदिरा गांधी जी की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई। उप प्रधानमंत्री का पद भी होता है कभी कभी, सरदार पटेल थे जैसे। हाँ, लेकिन ये कोई संवैधानिक पद नहीं है, इसका संविधान में कहीं जिक्र नहीं है। अक्सर राजनीतिक संतुलन साधने या किसी वरिष्ठ नेता को सम्मान देने के लिए ये पद बना दिया जाता रहा है। सरदार पटेल पहले उप प्रधानमंत्री थे। ठीक है, सरकार के खर्चों पर नजर रखने के लिए पीएसी और सीएजी का जिक्र हुआ था। ये सीएजी का क्या रोल है विस्तार से? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी अनुच्छेद 148 के तहत एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक पद है। इन्हें सरकारी खजाने का प्रहरी भी कहा जाता है। इनका मुख्य काम केंद्र और सभी राज्य सरकारों के सभी तरह के खर्चों का ऑडिट करना है। ऑडिट करना मतलब ये जांचना कि जो पैसा सरकार ने खर्च किया वो सही तरीके से, नियमों के अनुसार और जिस काम के लिए मंजूर हुआ था उसी पर खर्च हुआ या नहीं, कहीं कोई गड़बड़ी या फिजूल खर्ची तो नहीं हुई। वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट राष्ट्रपति केंद्र के मामले में या राज्यपाल राज्य के मामले में को सौंपते हैं। और फिर वो रिपोर्ट संसद या विधानसभा में रखी जाती है। जी, और फिर लोक लेखा समिति पीएसी जैसी समितियां उन रिपोर्ट्स के आधार पर और गहराई से जांच करती हैं। वर्तमान सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। इनका कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन इन्हें हटाना बहुत मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह ही महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। अच्छा, राज्यों में भी तो ऐसी ही व्यवस्था है, राज्यपाल के साथ। हाँ, काफी मिलती जुलती व्यवस्था है। राज्यपाल राज्य की संवैधानिक प्रमुख होते हैं, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं केंद्र सरकार की सलाह पर, और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करते हैं। कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। और काम? वो राज्य के मुख्यमंत्री, जो विधानसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं, और उनकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। राज्य की मंत्रिपरिषद भी विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। राज्यपाल की शक्तियां क्या राष्ट्रपति जैसी ही हैं? क्षमादान वगैरह? काफी हद तक राज्य के स्तर पर उनके पास भी क्षमादान की शक्ति है, अनुच्छेद 161, लेकिन वो मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकते, सिर्फ उसकी सजा को कम या बदल सकते हैं। वो राज्य विधानसभा का सत्र बुला सकते हैं, उसे भंग कर सकते हैं मुख्यमंत्री की सलाह पर, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर भी होती है, और वो राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 की सिफारिश केंद्र को भेज सकते हैं। ये एक विवादास्पद शक्ति भी रही है कई बार। हाँ, इस पर अक्सर बहस होती है। चलिए अब बात करते हैं शासन के तीसरे स्तंभ की, न्यायपालिका की, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। भारत में एक एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था है। एकीकृत मतलब एक संरचना है जिसके शीर्ष पर उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे राज्यों में उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है, और फिर उनके अधीन जिला और अन्य अधीनस्थ न्यायालय हैं। और स्वतंत्र मतलब ये कार्यपालिका और विधायिका के दबाव से मुक्त होकर काम कर सके। इसके लिए संविधान में कई प्रावधान हैं, जैसे जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया, उनका कार्यकाल, उन्हें हटाने की कठिन प्रक्रिया, उनके वेतन भत्ते जो संचित निधि पर भारित होते हैं वगैरह। और सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली में है, उसकी मुख्य भूमिका क्या है? सुप्रीम कोर्ट देश का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है, यानी हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ यहाँ अपील की जा सकती है। ये संविधान का अंतिम व्याख्याता है, मतलब संविधान के किसी प्रावधान का क्या अर्थ है, इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम होता है। ये मौलिक अधिकारों का संरक्षक भी है। कोई भी नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अगर उसके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ हो। और ये केंद्र राज्य के झगड़े भी सुलझाता है। हाँ, केंद्र और राज्यों के बीच या दो से अधिक राज्यों के बीच के विवादों को सुलझाना इसका मौलिक क्षेत्राधिकार है, अनुच्छेद 131। इसके अलावा ये राष्ट्रपति को सलाह भी दे सकता है, अनुच्छेद 143, अगर राष्ट्रपति किसी कानूनी या संवैधानिक मसले पर सलाह मांगे। सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कैसे होती है? जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इसके लिए एक प्रक्रिया है जिसे कोलेजियम सिस्टम कहते हैं, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश, सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट के कुछ वरिष्ठ जज शामिल होते हैं। हालांकि इसका विवरण इन नोट्स में शायद उतना नहीं है।
जज 65 साल की उम्र तक पद पर रहते हैं। उन्हें हटाना बहुत मुश्किल है, सिर्फ संसद द्वारा महाभियोग जैसी प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है, वो भी साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य सुप्रीम कोर्ट से जुड़े। पहले सीजेआई कौन थे? पहले मुख्य न्यायाधीश थे जस्टिस हीरालाल जे कानिया, और सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थीं जस्टिस फातिमा बीबी। और हाई कोर्ट? ये हर राज्य में होते हैं। अनुच्छेद 214 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन संसद कानून द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक साझा हाईकोर्ट भी स्थापित कर सकती है। अनुच्छेद 231। अभी कितने हैं? वर्तमान में देश में 25 हाईकोर्ट हैं। सबसे नया आंध्र प्रदेश के अमरावती में 2019 में बना। इनके जजों की नियुक्ति और कार्यकाल? इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश, उस राज्य के राज्यपाल और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह ली जाती है। हाई कोर्ट के जज 62 साल की उम्र तक पद पर रहते हैं। इन्हें हटाने की प्रक्रिया भी सुप्रीम कोर्ट के जज जैसी ही है। और इनका मुख्य काम? हाई कोर्ट अपने राज्य के अंदर निचली अदालतों से आने वाली अपीलों को सुनते हैं और सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों और अन्य कानूनी अधिकारों को लागू करवाने के लिए रिट जारी करने की इनकी शक्ति बहुत व्यापक है। रिट जैसे सुप्रीम कोर्ट जारी करता है? हाँ, वही 5 रिट: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रच्छा। बल्कि कुछ मामलों में रिट जारी करने की हाईकोर्ट की शक्ति सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा व्यापक मानी जाती है। तो ये है हमारी राज्य व्यवस्था का एक मोटा-मोटा खाका। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, सरकार, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और कुछ अन्य महत्वपूर्ण संस्थाएं जैसे सीएजी और संसदीय समितियां, सब अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। हाँ, और ये सब मिलकर एक जटिल लेकिन उम्मीद है कार्यशील प्रणाली बनाते हैं। हमने देखा कि कैसे राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख है, पर वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में निहित है। कैसे संसद कानून बनाती है और सरकार पर नियंत्रण रखती है, और इसमें समितियां कितनी अहम भूमिका निभाती हैं। कैसे सीएजी सरकारी खर्च पर नजर रखता है, और कैसे एक स्वतंत्र न्यायपालिका संविधान और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। बिल्कुल, संविधान निर्माताओं ने, मुझे लगता है, बड़ी खूबसूरती से इन सभी संस्थाओं के बीच शक्तियों का एक संतुलन बनाने की कोशिश की थी। एक चेक एंड बैलेंस का सिस्टम, कोई एक संस्था निरंकुश ना हो जाए। सही कहा, चेक्स एंड बैलेंसेस। लेकिन ये संतुलन कितना स्थायी है या व्यवहार में कितना प्रभावी है, ये हमेशा एक सवाल रहता है, एक विमर्श का मुद्दा रहता है। समय के साथ राजनीतिक दबावों, सामाजिक बदलावों और नई चुनौतियों के चलते इन संस्थाओं की भूमिका और इनके आपसी रिश्तों में बदलाव आते रहते हैं। क्या आज ये संतुलन वैसा ही है जैसा 70 साल पहले सोचा गया था, या इसमें कुछ बदलाव आए हैं, कुछ तनाव पैदा हुए हैं, और भविष्य में इस संतुलन को बनाए रखने की क्या चुनौतियां होंगी? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर सोचते रहना चाहिए। और राज्यों के बीच शक्तियों का ताना बाना ये कैसे बुना गया है, और आजादी के बाद से भारत का नक्शा कैसे बदला, कैसे बना? हाँ, और वो भी कि जमीनी स्तर पर लोकतंत्र कैसे काम करता है, कौन सी संस्थाएं हैं जो इसे चलाती हैं, और कैसे हमारा संविधान समय के साथ बदला है। जी, हमारा इरादा यही है कि जानकारी को सिर्फ तथ्यों की तरह ना रखें, बल्कि ये समझे कि इन सब का मतलब क्या है, ये क्यों जरूरी है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं केंद्र और राज्यों के रिश्तों से, खास तौर पर कानून बनाने की जो शक्ति है उसके बंटवारे से। जरूर। संविधान का भाग 11 वो इसी की बात करता है। अनुच्छेद 245 वो सीधा कहता है कि संसद पूरे देश या उसके किसी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। और राज्य का विधानमंडल वो अपने राज्य के लिए। सीधा हिसाब है। और फिर आता है अनुच्छेद 246। इसमें वो 3 लिस्ट्स है ना, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये स्कूल में तो पढ़ा था, पर असल में ये हमारे संघीय ढांचे की, कह सकते हैं, नींव है। सही का, बिल्कुल नींव है। संघ सूची में देखिए करीब 100 विषय हैं, जैसे देश की रक्षा हो गई, विदेश नीति, रेलवे, करेंसी, मतलब वो चीजें जिन पर सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है, क्योंकि ये पूरे देश के लिए एक जैसे होने चाहिए। हाँ बिल्कुल, इनमें एकरूपता जरूरी है। ठीक है। और राज्य सूची में? राज्य सूची में करीब 61 विषय हैं,
पुलिस, जेल, खेती, स्थानीय शासन, ये वो चीजें हैं जो राज्यों की अपनी जरूरतें और हालात के हिसाब से ज्यादा जुड़ी होती हैं। तो आमतौर पर राज्य ही इन पर कानून बनाते हैं। और ये तीसरी वाली समवर्ती सूची, इसका क्या फंडा है? समवर्ती सूची, हाँ। इसमें करीब 52 विषय हैं, जैसे शिक्षा, जंगल, नापतौल, वन्य जीवों का संरक्षण, परिवार नियोजन। अब इन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। दोनों? अच्छा, जैसे घर के नियम मम्मी पापा दोनों बना सकते हैं, वैसा कुछ? हाँ, कुछ वैसे ही समझ लीजिए, लेकिन इसमें एक पेंच है। क्या? अगर दोनों के बनाए कानूनों में टकराव हो जाए, मतलब एक ही विषय पर केंद्र ने भी कानून बनाया और राज्य ने भी, और दोनों में अंतर है, तो फिर केंद्र का कानून ही मान्य होगा। अच्छा, तो ये दिखाता है कि हमारे सिस्टम में केंद्र थोड़ा ज्यादा पावरफुल है? हाँ, कह सकते हैं। और इसी कॉन्टेक्स्ट में वो 42वां संशोधन 1976 वाला, वो बहुत अहम हो जाता है। हाँ, उसे तो मिनी संविधान भी कहते हैं। उसने शक्ति संतुलन पर क्या असर डाला था? उसने राज्य सूची के 5 बहुत जरूरी विषय, शिक्षा, वन्य जीव संरक्षण, नापतौल और परिवार नियोजन, इनको उठाकर समवर्ती सूची में डाल दिया। मतलब इन पर केंद्र का दखल बढ़ गया? बिल्कुल, केंद्र की भूमिका इन क्षेत्रों में बढ़ गई। ये उस समय की जो राजनीति थी, उसमें केंद्र को और मजबूत करने की एक कोशिश थी, ऐसा माना जाता है। अच्छा, और मान लीजिए कोई ऐसा विषय है जो इन तीनों लिस्ट में कहीं है ही नहीं, नया कुछ आ गया। उसके लिए है अनुच्छेद 248, अवशिष्ट शक्तियां या रेजिड्यूरी पावर्स। ये सारी शक्तियां जो कहीं नहीं लिखी, वो सब केंद्र सरकार के पास हैं। ये व्यवस्था हमने जैसे कनाडा में है, जी, वहां से अपनाई है। लेकिन क्या कभी ऐसा भी होता है कि संसद सीधे राज्य सूची के विषय पर ही कानून बना दे? ये तो राज्यों के अधिकार क्षेत्र में सीधा दखल हुआ ना? हाँ, ये होता है, लेकिन सिर्फ खास परिस्थितियों में। ये एक संवेदनशील मुद्दा है, इसलिए संविधान में इसके लिए खास प्रावधान हैं। जैसे अनुच्छेद 249, ये कहता है कि अगर राज्यसभा, जो राज्यों का सदन है, जी, जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, जी, अगर वो 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पास करे कि राष्ट्र हित में ऐसा करना जरूरी है, तो संसद उस राज्य सूची के विषय पर 1 साल के लिए कानून बना सकती है। सिर्फ 1 साल के लिए? हाँ, उसे आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन शुरुआत में 1 साल। और दूसरी स्थिति है अनुच्छेद 250 के तहत। वो क्या है? अगर देश में आपातकाल लगा हो, इमरजेंसी, तब भी संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। तो ये दिखाता है कि नॉर्मल टाइम में बंटवारा है, लेकिन जरूरत पड़ने पर देश हित को ऊपर रखा गया है। ये तो हुई विधायी रिश्तों की बात। अब थोड़ा इतिहास में चलते हैं। आजादी के समय भारत का जो नक्शा आज हम देखते हैं, वो एकदम से तो नहीं बना। वो 500 से ज्यादा रियासतें थीं, उनका क्या हुआ? अरे वो तो एक जबरदस्त कहानी है। आजादी के टाइम करीब 562 रियासतें थीं। उनके राजाओं को ऑप्शन दिया गया, भारत में शामिल हो जाओ या पाकिस्तान में, या आजाद रहो, वो भी था शायद। शुरू में ये विचार था, पर वो चला नहीं। असल चुनौती थी उन्हें भारत या पाकिस्तान में लाना। सरदार पटेल और वीपी मेनन ने इसमें बहुत बड़ा रोल निभाया। ज्यादातर रियासतें तो बातचीत से समझा बुझाकर भारत में आ गई। लेकिन कुछ जगह थी जहां मामला फंसा था, जैसे कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़। बिल्कुल। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर दस्तखत अक्टूबर 1947 में किए, जब पाकिस्तान से कबायली हमला हुआ। जूनागढ़ का नवाब पाकिस्तान जाना चाहता था, पर वहां की जनता भारत में रहना चाहती थी, तो वहां फरवरी 1948 में जनमत संग्रह हुआ और फिर वो भारत में आया। और हैदराबाद, वहां तो सुना है सेना भेजनी पड़ी थी। हाँ, हैदराबाद के निजाम आजाद रहना चाहते थे। बातचीत फेल होने के बाद सितंबर 1948 में भारत सरकार ने पुलिस एक्शन लिया, जिसे ऑपरेशन पोलो कहते हैं। उसके बाद हैदराबाद का विलय हुआ। त्रिपुरा का विलय नवंबर 1949 में हुआ। तो ये दिखाता है कि भारत को एक करना कितना मुश्किल काम था। रियासतें तो मिल गईं, लेकिन फिर राज्यों के अंदर ही उनकी सीमाओं को लेकर नई मांगें उठने लगीं, खासकर भाषा के आधार पर। हाँ, ये एक और बड़ा चैप्टर था। जैसे ही देश एक हुआ, अलग अलग भाषाई समूह अपने लिए अलग राज्य मांगने लगे। तेलुगु वाले, मराठी वाले, गुजराती वाले, सब। लेकिन सरकार शुरू में इसके लिए तैयार नहीं थे, है ना? नहीं, शुरू में राष्ट्रीय नेतृत्व जैसे नेहरू जी, पटेल जी, वो थोड़ा झिझक रहे थे। उन्हें डर था कि भाषा के आधार पर राज्य बनाने से देश की एकता कमजोर न हो जाए। इसीलिए एसके धर कमीशन 1948 और फिर कांग्रेस की अपनी जेवीपी कमेटी,
जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया थे, ने भाषा को मुख्य आधार बनाने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक सुविधा ज्यादा जरूरी है। लेकिन फिर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ और वो तो भाषा के आधार पर ही हुआ, वो कैसे हुआ? वो एक दुखद घटना के बाद हुआ। तेलुगु भाषी लोगों का आंदोलन बहुत तेज था। पोटी श्रामुलु नाम के एक गांधीवादी नेता ने अलग आंध्र राज्य के लिए आमरण अनशन शुरू किया। 56 दिनों के अनशन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। ओहो। हाँ, उसके बाद तो पूरे तेलुगु भाषी इलाके में हिंसा भड़क उठी। सरकार पर दबाव इतना बढ़ा कि अक्टूबर 1953 में मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाकों को अलग करके भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश बनाना ही पड़ा। इस घटना ने तो फिर सरकार की सोच बदल दी होगी। बिल्कुल। इसके तुरंत बाद 1953 में ही फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। इसमें के.एम. पनिकर और एच.एन. कुंजरू भी सदस्य थे। और इस आयोग ने क्या कहा? इस आयोग ने माना कि राज्यों के पुनर्गठन में भाषा एक महत्वपूर्ण फैक्टर हो सकती है, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ एक भाषा एक राज्य का सिद्धांत सही नहीं है। देश की एकता, प्रशासनिक सुविधा, वित्तीय स्थिति, इन सब को भी देखना होगा। और इसी आयोग की सिफारिशों पर 1956 में वो बड़ा वाला रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। जी हाँ, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पास हुआ और 1 नवंबर 1956 से 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। इसने भारत के नक्शे को काफी हद तक वैसा बना दिया जैसा हम आज जानते हैं। पर यह कहानी यहीं रुकी नहीं। अच्छा, और भी बदलाव हुए? हाँ बिल्कुल, राज्यों का बनना और पुनर्गठन तो एक तरह से चलता ही रहा है। जैसे 1960 में बंबई राज्य को भाषा के आधार पर महाराष्ट्र और गुजरात में बांटा गया। 1961 में गोवा को पुर्तगाल से आजाद कराकर भारत में मिलाया गया, पहले केंद्र शासित प्रदेश बना। और पंजाब? 1966 में पंजाब का पुनर्गठन हुआ। पंजाबी बोलने वालों के लिए पंजाब बना, हिंदी बोलने वालों के लिए हरियाणा और पहाड़ी इलाकों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश बनाया गया, जो पहले केंद्र शासित प्रदेश था। बाद में 1971 में पूर्ण राज्य बना। पूर्वोत्तर में भी कई राज्य बने हैं। जी, नागालैंड 1963 में ही बन गया था। फिर 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। सिक्किम 1975 में भारत का 22वां राज्य बना। 1987 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश राज्य बने। और सबसे हाल के कुछ उदाहरण? साल 2000 में 3 नए राज्य बने, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से और झारखंड बिहार से। इनके पीछे क्षेत्रीय विकास और पहचान की मांगे थी। और फिर 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। तो आप देखिए नक्शा कितना बदलता रहा है। वाकई ये तो कहानी थी बड़े स्तर पर राज्यों की। लेकिन शासन तो सिर्फ राजधानियों से नहीं चलता। जमीनी स्तर पर गांव में, शहरों में लोगों की भागीदारी कैसे हो, इसके लिए पंचायती राज और नगर पालिकाओं की बात होती है। इसका क्या महत्व है? पंचायती राज का जो मूल विचार है वो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, मतलब शासन की शक्ति को ऊपर से नीचे तक लाना, गांव के स्तर तक। गांधी जी तो इसे भारत की आत्मा कहते थे, एक पुरानी स्वाभाविक व्यवस्था। और आजादी के बाद इसे फिर से जिंदा करने की कोशिश हुई? हाँ, कोशिशें हुई। नेहरू जी का सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 इसी दिशा में एक कदम था, पर वो बहुत सफल नहीं हुआ। असल मजबूती मिली संवैधानिक दर्जे से। संविधान में इसके लिए क्या खास व्यवस्था है? संविधान का भाग 9 अनुच्छेद 243 से 243O तक, यह पूरा का पूरा पंचायतों के लिए है। ये 73वें संशोधन से 1992 में जोड़ा गया, जो एक ऐतिहासिक कदम था। इसमें ग्राम सभा, गांव के सभी वोटर, को सबसे अहम माना गया है। और क्या क्या है इसमें? इसमें पंचायतों का गठन कैसे होगा, उनकी संरचना क्या होगी, चुनाव नियमित रूप से हर 5 साल में होंगे, अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षण होगा, ये सब बातें पक्की की गईं। साथ ही उनकी क्या शक्तियां होंगी, उनके पास पैसा कहां से आएगा, इसके लिए राज्य वित्त आयोग बनाने का भी प्रावधान है। इसे लागू करने से पहले कई समितियां बनी थीं जिन्होंने इस पर विचार किया। कौन सी सबसे अहम रहीं? हाँ, कई समितियां बनी। बलवंत राय मेहता समिति 1957 को पंचायती राज का शिल्पी या आर्किटेक्ट माना जाता है। उन्होंने ही वो 3 स्तर वाला ढांचा सुझाया था। गांव में ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति और जिले में जिला परिषद। ये मॉडल आज भी सबसे ज्यादा पॉपुलर है। और अशोक मेहता समिति, उसने कुछ अलग कहा था। जी, अशोक मेहता समिति 1977 ने 2 स्तर वाली प्रणाली का सुझाव दिया, जिला परिषद और उससे नीचे मंडल पंचायत, कुछ गांवों को मिलाकर।
उन्होंने पंचायतों के चुनाव में राजनीतिक दलों को सीधे तौर पर शामिल करने की बात भी कही और SC/ST आरक्षण और राज्य वित्त आयोग पर भी जोर दिया। उनकी कई बातें मानी तो नहीं गई, पर उन्होंने बहस को एक नई दिशा दी। लेकिन इन्हें संवैधानिक दर्जा दिलाने में किसका रोल ज्यादा था? LM सिंघवी समिति 1986 ने सबसे पुरजोर तरीके से कहा कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिलना ही चाहिए। उनका मानना था कि बिना संवैधानिक ताकत के ये संस्थाएं कमजोर ही रहेंगी और नौकरशाही पर निर्भर रहेंगी। इसके बाद GV राव समिति 1985 और PK थुंगन समिति 1988 ने भी इसी तरह की सिफारिशें की। और इन सब की वजह से फिर वो 73वां संशोधन आया। बिल्कुल, इन समितियों की सिफारिशों ने एक माहौल बनाया और आखिरकार 1992 में नरसिम्हा राव सरकार के समय 73वां संविधान संशोधन पारित हुआ। इसने पंचायतों को संवैधानिक जामा पहना दिया। और इसके साथ एक अनुसूची भी जुड़ी। हाँ, 11वीं अनुसूची। इसमें 29 विषय दिए गए हैं जिन पर पंचायतों को काम करने की शक्तियां और जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं, जैसे कृषि, पीने का पानी, सड़कें, ग्रामीण आवास, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम वगैरह। और इसी के साथ साथ 74वां संशोधन भी पास हुआ। वो शहरों के लिए था। जी, 74वें संशोधन ने शहरी स्थानीय निकायों यानी नगर पालिकाओं, नगर परिषदों, नगर निगमों को संवैधानिक दर्जा दिया और 12वीं अनुसूची जोड़ी जिसमें उनके लिए 18 कार्यक्षेत्र बताए गए हैं। ये दोनों संशोधन मिलकर भारत में जमीनी लोकतंत्र की नींव को मजबूत करते हैं। चलिए, अब कुछ उन संस्थाओं पर नजर डालते हैं जो इस पूरी शासन व्यवस्था को कह सकते हैं चलाने और चेक में रखने में मदद करती हैं। जैसे वित्त आयोग, ये क्या करता है? वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक मतलब इसका जिक्र सीधे संविधान के अनुच्छेद 280 में है। ये इसे एक खास ताकत और स्थिरता देता है। राष्ट्रपति हर 5 साल में इसका गठन करते हैं। और इसका मुख्य काम क्या है? पैसे बांटना। हाँ, मोटे तौर पर कह सकते हैं। इसका सबसे जरूरी काम है केंद्र सरकार जो टैक्स इकट्ठा करती है उसमें से राज्यों को कितना हिस्सा मिलेगा इसकी सिफारिश करना। मतलब केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स के पैसे का बंटवारा कैसे हो। अच्छा। और साथ ही ये भी बताता है कि किन राज्यों को कितनी अनुदान सहायता, ग्रांट से नीड मिलनी चाहिए। तो ये केंद्र राज्य के वित्तीय रिश्तों में एक तरह से संतुलन बनाने का काम करता है। और चुनाव कराने वाली संस्था, निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन? निर्वाचन आयोग भी एक संवैधानिक निकाय है, अनुच्छेद 324 के तहत। इसका काम है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कराना। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत बड़ी। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी और इसीलिए हम 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। इसमें कितने सदस्य होते हैं? देखिए, शुरू में ये एक सदस्य वाला आयोग था, फिर बीच में बदला, लेकिन 1993 से ये एक 3 सदस्यीय आयोग है। एक मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC, और 2 अन्य चुनाव आयुक्त, इलेक्शन कमिश्नर्स। इनकी नियुक्ति कौन करता है और क्या ये स्वतंत्र होते हैं? नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इनकी स्वतंत्रता बहुत जरूरी है, इसलिए CEC को हटाने की प्रक्रिया बहुत मुश्किल है, वैसी ही जैसी सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की होती है। संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास करके ही हटाया जा सकता है। और बाकी 2 आयुक्तों को? बाकी 2 आयुक्तों को हटाने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश जरूरी होती है, फिर राष्ट्रपति हटा सकते हैं। ठीक है, अब मानवाधिकारों की बात करते हैं। उसके लिए भी एक आयोग है ना, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग? हाँ, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC। लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये वित्त आयोग या चुनाव आयोग की तरह संवैधानिक निकाय नहीं है। अच्छा, तो फिर ये क्या है? ये एक वैधानिक या सांविधिक निकाय है। मतलब इसे संसद के कानून मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत बनाया गया है। संविधान में इसका सीधा जिक्र नहीं है, पर काम तो जरूरी करता होगा। काम बहुत जरूरी है। ये देश में मानवाधिकारों का प्रहरी है। कहीं भी मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है तो ये उसकी जांच कर सकता है, सरकार को सिफारिशें दे सकता है, पीड़ितों को मुआवजे की सिफारिश कर सकता है। इसमें कौन लोग होते हैं? इसके अध्यक्ष आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस या जज होते हैं। सदस्यों में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज और मानवाधिकार मामलों के जानकार लोग शामिल होते हैं। इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन एक कमेटी की सिफारिश पर, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर, गृह मंत्री वगैरह शामिल होते हैं।
अब आते हैं सरकारी नौकरियों पर। आईएएस, आईपीएस अफसर चुनने वाली संस्था यूपीएससी और राज्यों में एसपीएससी, ये कैसे निकाय हैं? ये फिर से संवैधानिक निकाय हैं। संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 के तहत संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी और राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग एसपीएससी के गठन का प्रावधान है। इनका काम तो भर्ती करना है। हाँ, इनका मुख्य काम है केंद्र और राज्य सरकारों के लिए अधिकारियों की भर्ती के लिए परीक्षाएं आयोजित करना और इंटरव्यू लेना। इनकी स्वतंत्रता भी बहुत जरूरी है ताकि भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष और मेरिट पर आधारित हो। इनकी नियुक्ति और हटाने का क्या प्रोसेस है? यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और एसपीएससी वालों की राज्यपाल। लेकिन हटाने का अधिकार चाहे यूपीएससी हो या एसपीएससी सिर्फ राष्ट्रपति के पास है, वो भी सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद ही। ये उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। ठीक है, पहले एक योजना आयोग भी होता था, प्लानिंग कमीशन, पंचवर्षीय योजनाएं बनाता था। अब उसकी जगह नीति आयोग ने ले ली है। इनमें क्या फर्क है? हाँ, योजना आयोग 1950 में बना था। ये न तो संवैधानिक था न ही वैधानिक। इसे सरकार के एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, मतलब कैबिनेट के एक फैसले से बनाया गया था। इसका काम था देश के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाना और राज्यों को विकास के लिए फंड्स आवंटित करना। ये काफी शक्तिशाली संस्था थी। और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे? जी, पदेन अध्यक्ष एक्स ऑफिशियो चेयरमैन प्रधानमंत्री होते थे। लेकिन 1 जनवरी 2015 को इसे खत्म करके इसकी जगह नीति आयोग बनाया गया। तो नीति आयोग कैसे अलग है? नीति आयोग भी योजना आयोग की तरह ही गैर संवैधानिक, गैर वैधानिक निकाय है। इसके अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन इसका काम योजना बनाकर फंड बांटना नहीं है। यह सरकार के लिए एक थिंक टैंक की तरह काम करता है। थिंक टैंक मतलब ये पॉलिसी पर रिसर्च करता है, सरकार को सलाह देता है, राज्यों के साथ मिलकर काम करने पर जोर देता है, जिसे सहकारी संघवाद कहते हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ये योजनाओं की निगरानी भी करता है, लेकिन पैसा बांटने का काम अब वित्त मंत्रालय और दूसरे मंत्रालय करते हैं। ये एक तरह से टॉप डाउन अप्रोच से हटकर बॉटम अप और सहकारी अप्रोच की तरफ जाने की कोशिश है। ये तो हुई संस्थाएं। अब बात करते हैं खुद संविधान की। वो कोई पत्थर की लकीर तो है नहीं, उसमें बदलाव होते रहे हैं। कुछ सबसे जरूरी संशोधन जो मील का पत्थर माने जाते हैं, उन पर बात करें। पहला संशोधन तो बहुत जल्दी हो गया था, 1951 में ही। जी बिल्कुल। पहले संशोधन ने 9वीं अनुसूची जोड़ी। इसका मुख्य उद्देश्य था भूमि सुधार कानूनों को अदालती समीक्षा से बचाना, क्योंकि उस वक्त जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार सरकार की बड़ी प्राथमिकता थी। और फिर 7वां संशोधन? 7वां संशोधन 1956 सीधे तौर पर राज्यों के पुनर्गठन से जुड़ा था, जिसकी हमने पहले बात की। इसने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। साथ ही इसने ये भी प्रावधान किया कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से ज्यादा राज्यों का राज्यपाल हो सकता है और 2 या 2 से ज्यादा राज्यों के लिए कॉमन हाई कोर्ट भी हो सकता है। और वो 42वां संशोधन 1976, जिसे मिनी संविधान कहते हैं, उसमें क्या क्या बदला था? वो तो बहुत बड़ा था शायद। हाँ, वो बहुत व्यापक था, इमरजेंसी के दौरान आया था ये। इसमें प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये तो बहुत बेसिक बदलाव है। जी। इसके अलावा पहली बार नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत। और क्या था उसमें? और राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। मतलब राष्ट्रपति सलाह वापस नहीं भेज सकते थे। लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल भी 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया था। बाप रे, काफी सारे बदलाव। हाँ, इसीलिए इसे मिनी संविधान कहते हैं। ये उस समय की जो राजनीतिक स्थितियां थीं और सत्ता के केंद्रीकरण की जो सोच थी, उसको दिखाता है। लेकिन फिर 44वें संशोधन 1978 ने इसमें से कुछ चीजें बदली जब इमरजेंसी के बाद नई सरकार आई। हाँ, जनता पार्टी सरकार ने 44वां संशोधन किया और 42वें के कई प्रावधानों को पलट दिया। सबसे बड़ा बदलाव था संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की लिस्ट से हटाना। वो मौलिक अधिकार नहीं रहा? नहीं, उसे अनुच्छेद 300 क के तहत एक कानूनी या संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। मतलब सरकार आपकी संपत्ति ले सकती है कानून बनाकर, लेकिन आपको मुआवजा देना होगा। मौलिक अधिकार जैसा प्रोटेक्शन नहीं रहा। और क्या बदला? राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के लिए जो आधार था आंतरिक अशांति, उसे बदलकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। ये ज्यादा ठोस आधार है,
क्योंकि आंतरिक अशांति की परिभाषा बहुत अस्पष्ट थी। हाँ, उसका दुरुपयोग हो सकता था। बिल्कुल। और राष्ट्रपति को ये अधिकार वापस दिया गया कि वो मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल भी वापस 5 साल कर दिया गया। और वो आयाराम गयाराम वाली राजनीति से निपटने के लिए भी एक संशोधन हुआ था ना, दल बदल कानून। हाँ, वो था 52वां संशोधन 1985। इसने संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी और दल बदल विरोधी कानून बनाया। इसका मकसद था कि जो विधायक या सांसद जिस पार्टी के टिकट पर चुनकर आए हैं वो आसानी से पार्टी न बदल सकें। इससे सरकारों में अस्थिरता आती थी। क्या ये सफल रहा है? इस पर बहस होती रहती है। इसने कुछ हद तक तो दल बदल को रोका है, लेकिन इसके भी तोड़ निकाल लिए गए हैं। खैर, ये एक महत्वपूर्ण कदम था और वो संशोधन जिसने हम जैसे युवाओं को वोटिंग का अधिकार जल्दी दिलाया। वो था 61वां संशोधन 1989। इसने वोट डालने की न्यूनतम उम्र 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी। इससे देश के करोड़ों युवा मतदाता बने और लोकतंत्र का आधार और चौड़ा हुआ। 73वां और 74वां पंचायती राज और नगर पालिकाओं वाला हम बात कर चुके। शिक्षा का अधिकार, वो कौन सा संशोधन था? वो था 86वां संशोधन 2002। इसने 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार बना दिया। ये बहुत बड़ा सामाजिक सुधार था। साथ ही इसने 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा, जो माता पिता या अभिभावक पर बच्चे को शिक्षा दिलाने की जिम्मेदारी डालता है। हाल के वर्षों के कुछ और अहम संशोधन याद आते हैं? हाँ, जैसे 91वां संशोधन 2003। इसने केंद्र और राज्यों में मंत्रिपरिषद का आकार सीमित कर दिया। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री समेत कुल मंत्रियों की संख्या लोकसभा, विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। छोटे राज्यों में न्यूनतम 12 मंत्री हो सकते हैं। ये जंबो कैबिनेट को रोकने के लिए था। और भाषाओं से जुड़े संशोधन? हाँ, 71वां संशोधन 1992 ने कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा। फिर 92वें संशोधन 2003 ने बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली हो जोड़ा। अब 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। और सबसे हाल के जीएसटी वाला? हाँ, 101 संशोधन 2016, जिसने पूरे देश में एक जैसा अप्रत्यक्ष कर, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू किया। ये भारत के टैक्स सिस्टम में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव माना जाता है। और आरक्षण से जुड़े? 103 संशोधन 2019, जिसने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों ईडब्ल्यूएस के लिए शिक्षा और नौकरियों में 10% आरक्षण का प्रावधान किया। और 104 संशोधन 2019, जिसने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षण को अगले 10 साल 2030 तक के लिए बढ़ा दिया। लेकिन लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए जो 2 सीटें मनोनीत होती थीं, उस प्रावधान को खत्म कर दिया। ये सारे संशोधन दिखाते हैं कि संविधान कैसे समाज और राजनीति की बदलती जरूरतों के साथ कदम से कदम मिलाने की कोशिश करता है। बिल्कुल, ये एक जीवित दस्तावेज है, स्टैटिक नहीं है। आखिर में सरकार के पैसों के हिसाब किताब से जुड़ी 2 निधियों की बात कर लेते हैं, संचित निधि और आकस्मिक निधि। ये क्या होती हैं? संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसका जिक्र अनुच्छेद 266(1) में है। ये सरकार का मुख्य खजाना है। सरकार को जो भी पैसा मिलता है, टैक्स से, लोन से, पुरानी वसूली से, सब इसी में जमा होता है। और खर्च? इसमें से पैसा निकालने के लिए संसद की मंजूरी जरूरी होती है। जो बजट पास होता है वो असल में इसी निधि से पैसा निकालने की अनुमति होती है। बिना संसद की अनुमति के इसमें से 1 रुपया भी खर्च नहीं किया जा सकता। ठीक है। और आकस्मिक निधि? कॉन्टिजेंसी फंड। आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267(1) के तहत एक तरह का इमरजेंसी फंड है। ये राष्ट्रपति के पास रहता है, मतलब राष्ट्रपति की ओर से वित्त सचिव इसे संभालते हैं। इसका मकसद है कि अगर अचानक कोई अनपेक्षित जरूरत आ पड़े, जैसे कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा आ गई और संसद का सत्र नहीं चल रहा, तो तुरंत पैसा उपलब्ध कराया जा सके। कितना पैसा होता है इसमें? इसकी सीमा संसद तय करती है, समय समय पर बदलती रहती है। जब इसमें से पैसा निकाला जाता है तो बाद में संसद से उसकी मंजूरी लेनी पड़ती है और उतना ही पैसा वापस संचित निधि से निकालकर इसमें डाल दिया जाता है, ताकि ये फंड हमेशा तैयार रहे। समझ गई। तो आज हमने भारतीय राज व्यवस्था के कई अलग अलग पर जुड़े हुए पहलुओं को छुआ। केंद्र राज्य संबंध, राज्यों का बनना, पंचायती राज, अहम आयोग, संविधान के बदलाव और सरकारी खजाना। काफी कुछ कवर किया। हाँ, हमने देखा कि कैसे ये सारी व्यवस्थाएं मिलकर काम करती हैं, कैसे इनमें संतुलन बनाने की कोशिश की गई है, कैसे ये अधिकार देती हैं और जिम्मेदारियां भी। ये एक जटिल सिस्टम है, पर लगातार विकसित हो रहा है। बिल्कुल।
और आज की इस पूरी बातचीत से एक बात तो साफ है कि हमारा संविधान और हमारी शासन प्रणाली ये कोई स्थिर चीज नहीं है। ये लगातार बदल रही है, एडजस्ट कर रही है। ये संशोधन, केंद्र और राज्यों के बीच के बदलते रिश्ते, नई संस्थाओं का बनना, ये सब दिखाता है कि भारत अपनी बदलती जरूरतों, चुनौतियों और उम्मीदों के हिसाब से कैसे खुद को ढाल रहा है। जी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या ये बदलाव हमेशा संतुलन की तरफ ही जाते हैं, या कभी-कभी एक पड़ना, चाहे वो केंद्र का हो या राज्यों का या किसी और संस्था का, ज्यादा भारी हो जाता है। ये सवाल शायद आगे सोचने के लिए अच्छा है।